हमारे अध्ययन का विषय है समास, जिसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकार अव्ययी भाव समास का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने वैसे तो बहुत सारी वीडियोस बना के रखा है, उसमें हर प्रकारों का अध्ययन किया है, हमने बताया है, तो आप उसे देख सकते हैं। पर हम विशेष रूप से यहाँ पे अव्ययी भाव समास का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं और उसे हम कैसे पहचानें। तो अव्ययी भाव समास जिस समास से बना हुआ समस्त पद अव्यय का काम करे। अव्यय मतलब अपरिवर्तनशील, जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ये चीज़ें तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो थोड़ा सा हम आगे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास की पहचान उपसर्गों से बने अव्यय शब्दों, समान शब्दों वाले जोड़ों वाले, ठीक है, समान शब्दों के जोड़ों के बीच में और ओ है यहाँ पे, आए जो लिखा है वो ओ हो गया। ओ बढ़ाकर बने शब्दों से होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे यहाँ पे अमरन, आ और मरन, आ मरन यानी दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। तो पहला आ जो शब्द है उसका कोई परिवर्तन यानी उसका कोई अर्थ ही नहीं होता, ठीक है। पर जब हम आ मरन मिला के बनाते हैं तो जो एक शब्द निर्मित होता है तो वो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का भी कोई अर्थ नहीं होता है, पर उसका अलग अर्थ निर्मित होता है। हाथों हाथ, है ना। तो ये ऐसे शब्द यदि आए तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला जो पद रहता है, जैसे मैंने बताया ना, जो पहला आ शब्द आया है, या यथा कथा अभी आगे हम देखेंगे, तो पहला पद क्या होता है? अपरिवर्तनशील, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए ये यहाँ पे क्या बताया एग्जाम्पल के तौर पे, यथा विधि। यथा विधि का मतलब क्या होता है? विधि के अनुसार। पर यहाँ पे यथा शब्द जो आया है, पहला शब्द है ना, पहला पद है, तो ये अपरिवर्तन होता है, और उसके साथ विधि लगाया तो क्या हो गया? यथा विधि का मतलब क्या होगा? विधि के अनुसार। यहाँ पे दो पद है, ध्यान रखें। पहले पद का जो अर्थ हो रहा है वो अपरिवर्तनशील हो रहा है, उसमें हम किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। पर जब हमने दूसरा शब्द उसमें ऐड किया तो यथा विधि बना और उसका एक नया शब्द निर्मित हुआ, विधि के अनुसार, ठीक है ना। उसका अर्थ मतलब क्या होगा? विधि के अनुसार। गली गली, गली गली का मतलब क्या होता है? हर गली। रातों रात यानी रात ही रात, है ना, आदि। तो ये इस समास में जो पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पर जब दूसरा शब्द जुड़ता है तो उसमें अलग ही परिवर्तन हो जाता है, तो इसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए अब इसकी पहचान के शब्द है, तो इसके शब्द जैसे आ हो गया, यथा हो गया, प्रति हो गया, भर हो गया, निस हो गया, बा हो गया, वे हो गया, आदि उपसर्गों से बनते हैं। इसमें यह अवश्य ध्यान रखें कि आ से बने हुए उन्हीं शब्दों को अव्ययी भाव समास कहते हैं जो अव्यय का काम करे, यानी अपरिवर्तनशील का काम करे, ठीक है। एक जैसे शब्दों के जोड़े वाले शब्द जैसे हो गया पल पल, घड़ी घड़ी, तो इसे भी क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। इन शब्दों के बीच में जैसे ओ शब्द जोड़कर आए, जैसे बातों बात, हाँ, बीचों बीच, तो उसको भी हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उपमेय और उपमान वाले भी एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। तो उपसर्गों से बने शब्द जैसे आजीवन, इसका मतलब क्या होता है? जीवन भर। तो यहाँ आ प्लस जीवन यानी आजीवन, ठीक है। आजीवन मतलब जीवन भर। यथा शक्ति, यथा प्लस शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि पहला पद जो होता है अपरिवर्तनशील होता है, और जो दूसरा पद बन के फिर उसका मीनिंग निकलता है। तो यदि ऐसे शब्द आए तो उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। जैसे आजीवन, यथाशक्ति, ठीक है, और उसके बाद बातों बात, बीचों बीच, पल पल, घड़ी घड़ी, ठीक है। ऐसे शब्द आए तो हम इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात और बता देते हैं, क्योंकि अभी हम समझा रहे हैं तो इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है उसको हम देखते हैं। तो समस्त पद के विग्रह में है जो आए तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिनका, जिनकी, जिसका, जिसकी, जिनके, जिनके लिए ऐसे पद आए और उसका तीसरे अर्थ की ओर संकेत करे तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं।
देखिए हमने समास की बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, पर हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, उनके हर प्रकारों का वर्णन कर रहे थे। तो इसमें मुझे लगा कि इसमें जो अंतर है लास्ट का अलग वीडियो ना बनाते हुए इसी में हम बना दे, समझा दे। इसी उद्देश्य से हम लोग ने कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में जो अंतर है उसको समझाने का प्रयत्न किया है। देखिए ये श्वेतांबर है ना, श्वेत है जो अंबर, तो मैंने पहले बताया कि कर्मधारय समास है, पर श्वेत है अंबर जिनके, तो एक अलग अर्थ निकल रहा है जैन मुनि, तो वो कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास। ठीक है, हम अव्यय भाव की बात कर रहे थे, पर यहाँ पर अव्यय भाव समाप्त होने के बाद ये कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है उसको भी हम समझा रहे हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कलम, और ये देखो कमल नयन। ठीक है, कमल नयन मतलब कमल के नयन के समान, ठीक है ना, कमल के समान नयन जिसके, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पर कमल के समान नयन है जिनके, किसके, विष्णु जी, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, अब समास विग्रह किसे कहते हैं, ठीक, समास विग्रह किसे कहते हैं, तो विग्रह मतलब अलग अलग करना। ठीक है, समास को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या विग्रह कहलाती है। जैसे ग्रह कार्य, तो ग्रह का कार्य, ठीक है, नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक, अब इसका महत्व भी बता देते हैं कि जो जितने भी समास है, ठीक है, जितने भी समास है वो भाषा को क्या बनाते हैं, संक्षिप्त बनाते हैं, प्रभावशाली और सुंदर बनाते हैं। कविता और गद्य रचनाओं में भावों की अभिव्यक्ति को सरल करते हैं। व्याकरण भाषा का अध्ययन भी इसका प्रमुख स्थान रहता है। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बातें जो है हम बता देते हैं। हम अव्ययी भाव की बात कर रहे थे, पर ये जो पूरे समास में जो चीज लागू होती है, जो जो मेन पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, उसको भी हमने यहाँ पे बताया है कि द्वंद्व समास में जोड़ा बनता है। ठीक है, और विग्रह में और या आदि आते हैं, यानी दो शब्दों का जो समान महत्व रखते हैं, जैसे माता पिता। ठीक है ना, तो ये दोनों समास अपना अलग अलग महत्व रखते हैं और इनका विग्रह यानी हम उसको अलग करते हैं तो और या आदि आते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में विग्रह में कारक चिन्ह आते हैं। मैंने बताया कारक चिन्ह किसे कहते हैं, कर्ता ने कर्म को कारण से, तो पाठशाला यानी पाठ के लिए शाला, है ना, तो ये विग्रह करने के लिए हमको कारक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसमें संख्या आती है और उसका विग्रह हम समूह या समाहार में करते हैं। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। ठीक है, हाँ, चार राहों का समाहार। ठीक, अव्ययी भाव समास के से क्या होता है, अव्यय पद बनते हैं। जैसे यथाक्रम, क्रम के अनुसार, पल पल, हर पल, बातों बात, बात ही बात। ठीक है, तो ये सारे जो समास है आपको समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैंने यहाँ पे पूरे 6 समास के जितने भी प्रकार है उसको बताया है और उसमें क्या मेन पॉइंट है उसको बताने का प्रयत्न किया है। कर्मधारय समास के विग्रह में जो रूपी आते हैं, जैसे नील गाय, है ना, नीली है जो गाय, तो है जो आया ना, तो कर्मधारय पहचान जाना आप। विद्या रत्न यानी विद्या रूपी रत्न। कमल नयन मतलब कमल के समान नयन। तो इस तरह के जो है ना आते हैं तो उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, यह तो मतलब 2 शब्द रहते हैं और उसका तीसरा ही अर्थ निकलता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, है ना, जैसे पीताम्बर पीले है अंबर, किसके, श्री कृष्ण के, यानी पीले वस्त्र किसके हैं, तीसरा अर्थ निकल रहा है कृष्ण जी। सुमुखी यानी सुंदर मुख वाला कोई विशेष स्त्री होगी, यानी तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, तो इसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी समास के 6 प्रकार होते हैं और उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके आधार पे हम उसे पहचान सकते हैं और पहचान के बिल्कुल हम बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का समास है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो देख लीजिए और इसके बाद में उसके हर छोटे छोटे जितने भी प्रकार है उसको भी मैंने अलग अलग वीडियोज़ में बनाया है, आप उसे भी देख लें। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।